हाय फ्रेंड्स, एसपी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज आपको जानकारी देते हैं मृतक आश्रित भर्ती के बारे में। जो मेरे द्वारा वीडियो पूर्व में बनाया जा चुका है वो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। उसमें कमेंट के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से लोगों के द्वारा लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों में से जो ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आधार बनाकर उन प्रश्नों का मैं आज इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी और मेरा आप समर्थन करेंगे। समर्थन करने का मतलब लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, उन प्रश्नों की ओर चलते हैं जो प्रश्न मैंने आज रखे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कृपया बताएं, मेरे पिता माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त थे जिनकी मृत्यु कुछ महीने पहले हुई है। क्या मेरी नियुक्ति केवल 4th क्लास के कर्मचारी के पद पर ही हो सकती है या मैं माध्यमिक में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकता हूं? तो ये प्रश्न जो है बहराइच से, आजमगढ़ से और बांदा से लगभग 8-10 लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से हमसे पूछा है। तो इस प्रश्न का मैं विस्तार से आपको जानकारी देता हूँ। आइए देखते हैं। यह उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित नियमावली की ये मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पहले आपको जानकारी देता हूं कि इसका शुरुआत कब से हुई, ठीक है। इसके बारे में लगातार लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है तो मैं इसके बारे में पुनः आपको जानकारी दे रहा हूं। देखिए, शासनादेश संख्या 6 दिसंबर 1973 नियुक्ति 4 अनुभाग 7 अक्टूबर 1974 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय कर्मियों की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों की राजकीय सेवा में नियुक्त करने का प्रावधान किया था। यह कदम लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के अनुकूल है और इससे मृतक के परिवार को विषम परिस्थिति से मुक्त कराने के लिए सराहनीय व्यवस्था के रूप में जनमानस के सामने आई। इन लाइन्स का कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो व्यवस्था है 1973 से इसको प्रारूपबद्ध किया गया और 1974 से ये सक्रिय रूप से लागू हो गई। ये सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली ये अनुकंपा है और इसमें किसी भी तरह का जो आश्रित हैं उनके द्वारा किसी भी तरह से किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के समक्ष कोई भी, मेरा कहने का मतलब है, किसी प्रकार का पैसा देने की या किसी तरह से उनके सामने बहुत ज़्यादा अन्य विनय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम से बनाया गया है। ये किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, ये सरकार के द्वारा लाई गई व्यवस्था है जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो उसकी जनता होती, राज्य की जनता होती है, उसके लिए राज्य के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, उसके अंतर्गत है। तो इसमें आगे देखते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवा काल में असामयिक मृत्यु की दशा में यह नियम 1 जनवरी 1981 या उसके उपरांत मृत कर्मचारी के मामले में प्रभावी माना गया है। दिनांक 23 सितंबर 1981 को इस संबंध में शासनादेश निर्गत हुआ। इस राजाज्ञा में मुख्य रूप से कहा गया कि क्या कहा गया, ये कहने का मतलब, ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये खास करके माध्यमिक विद्यालयों में, शिक्षा विभाग में आश्रित भर्ती कैसे होगी, आश्रितों को नियुक्ति कैसे मिलेगी, इसके बारे में ये मेरी मूल जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि जो शासनादेश है, ठीक है, जो 23 सितंबर 1981 में शासनादेश पुनः निर्गत किया गया, उसमें था कि क्या शर्तें होंगी किसी आश्रित को नौकरी पाने के लिए। तो इसमें पहला है, मृतक आश्रित की नियुक्ति के समय कम से कम उस आश्रित की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। नियुक्ति का अवसर यथासंभव उसी विद्यालय में दिया जाएगा जहां कर्मचारी सेवा में रहा हो, ठीक है। यानी उस वो आश्रित जो नियुक्ति पाना चाहता है वो बालिग हो, ठीक है, एडल्ट हो, 18 वर्ष प्लस हो, और उसके साथ साथ उसको जो है नियुक्ति जहाँ पे उस आश्रित के जो संबंधी थे, यानी जो मृतक कर्मचारी थे या अधिकारी थे, जहां उनकी जिस विद्यालय में नियुक्ति हुई थी वहीं पे नियुक्ति उस आश्रित को दी जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, कठिनाइयां पड़ने पर दूसरे किसी माध्यमिक विद्यालय में जहां इस प्रकार की रिक्त उपलब्ध हो नियुक्ति की जा सकती है। ये कहने का ये तीसरी सुविधा इसमें यह है कि नियुक्ति, ये कोई समस्या आ रही है या आश्रित के द्वारा कोई समस्या बताई जा रही है कि उस विद्यालय में हम नौकरी करने में समस्या आएगी, ऐसी स्थिति में किसी दूसरे विद्यालय में नियुक्ति दी जा सकती है जहां पे वो रिक्ति उपलब्ध हो। और ये जो रिक्ति है, ये रिक्ति होना जरूरी नहीं है, ये जो रिक्ति की बात की जा रही है होना जरूरी नहीं, रिक्ति पैदा की जाएगी, उत्पन्न की जाएगी, ठीक है। यानी रिक्ति नहीं है तब भी उस आश्रित को वहाँ पे समायोजित किया जाएगा। चौथा बिंदु है, सेवायोजित किए जाने वाला व्यक्ति मृत कर्मचारी की पत्नी,
उसका पति, उसका पुत्र अथवा ऐसी पुत्री हो जो अविवाहित अथवा विधवा हो। ठीक है, यानी विधवा पुत्री के संबंध में भी आश्रित का लाभ प्राप्त हो सकता है। या मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, बहन, माता, यदि मृत कर्मचारी अविवाहित था, यानी अगर शादी नहीं हुई है कर्मचारी की तो उस स्थिति में उसके अविवाहित भाई बहन और जो अगर विधवा माता हैं तो उनको भी नौकरी प्रदान की जाएगी, उनका भी समायोजन हो सकता है, उनको भी नौकरी दी जा सकती है। पांचवा बिंदु आप देखिए, पांचवा बिंदु है यह नियुक्ति ग यानी क्लर्कियल जॉब, घ यानी चपरासी, ठीक है, प्यून के कर्मचारियों की श्रेणी में हो सकेगी। ये जो नियमावली है ये 1981 की है, प्रारंभिक समय की है ये नियमावली। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या 6/1973 कार्मिक अनुभाग 2 दिनांक 22 जून 1984 में मृतक आश्रितों के सेवायोजित किए जाने के विषय में विशेष निर्देश जारी किए। इस प्रकार के निर्देशों का उद्देश्य यह था कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए मृतक कर्मचारी के आश्रित को अपेक्षित लाभ मिल सके। ठीक है, इसे विद्यालय के अध्यापकों आदि पर प्रभावशाली बनाया गया। ठीक है ना। इसके संबंध में एक जो है एक न्यायाधीश हैं यादव, उनके द्वारा मृतक आश्रित नियमावली जो 1974 है उस पर आदेश, उन्होंने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया था। ठीक ना, तो उसके जो है उस आदेश के आधार पर आप देखेंगे, मैं आपको पढ़ के दे देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 30 जुलाई 1992 की एक अधिसूचना इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अध्याय 3 में दिए विनियमों के आगे विनिमय 101 से 107 तक जोड़ दिया है। उक्त विनियमों में 101 से 107 में शासनादेश संख्या 300/15 721/1990 दिनांक 2 जनवरी 1995 दिनांक 9 अगस्त 2001 द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। यानी इसमें जो न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ, न्यायालय के द्वारा इसमें निर्देश प्रदान किए गए, तो उसमें जो है संशोधन किए गए हैं। ठीक है, संशोधन किस लिए किए गए हैं? सुविधा के लिए किए गए हैं। इस सुविधा की जानकारी आप लोगों को अवश्य होनी चाहिए ताकि आपको भटकना ना पड़े। आप नियम के अनुसार नियुक्ति कम समय में और कम परिश्रम में, कम परेशानी झेलते हुए आप नियुक्ति शीघ्र पा सकें। इस नियम में क्या है? इन नियमों के अनुसार शिक्षक या शिक्षणेतर, शिक्षक यानी जो शिक्षक पद पे कर्मचारी हैं, या शिक्षणेतर या उसमें क्लर्क पे हैं, या चपरासी पद पे हैं, कर्मचारी की मृत्यु तिथि से 7 दिन के भीतर नियुक्त प्राधिकारी को सूचना दी जाएगी। यानी जो अभी वहाँ का बेसिक शिक्षा अधिकारी रहेगा उसको सूचना दी जाएगी जिले का। उस मृतक कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति शिक्षक या शिक्षणेतर पद पर ही की जाएगी जिसकी अर्हता रखता है। अर्हता यानी योग्यता रखता है, यानी आश्रित जो हैं जिस पद की अर्हता रखता है, चाहे वो किसी शिक्षक की योग्यता रखता है तो शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी, और क्लर्क की रखता है तो क्लर्क पे रखी जाएगी, नियुक्ति उसकी की जाएगी। और यदि चपरासी की उसकी शैक्षिक योग्यता, उसकी योग्यताएं हैं चपरासी के लिए तो चपरासी पद पर रखा जाएगा। इस प्रकार की नियुक्ति की प्रक्रिया यह होगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक या निरीक्षिका के कार्यालय में एक विशेष रजिस्टर में मृत कर्मचारी का नाम, धृत पद जो धारण किया हुआ पद है, मृत्यु का दिनांक है, मृत्यु का दिनांक, आश्रित की शैक्षिक अर्हताएं, शैक्षिक योग्यताएं, जो आश्रित नियुक्ति पाना चाहता है उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उसके बारे में विस्तृत विवरण, आयु आदि का विवरण दर्ज रहेगा। मृत कर्मचारी के कुटुंब का आश्रित सदस्य अपना आवेदन संबंधित निरीक्षक को संबोधित करेगा। यानी जो आवेदन किया जाएगा उस बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबोधित करते हुए या उस बेसिक शिक्षा अधिकारी को वो प्रार्थना पत्र लिखेगा कि मेरे संबंधी की, मेरे पिता की, मेरे पति की या भाई की या बहन की मृत्यु फला दिनांक को हो गई है और मैं उनका आश्रित हूँ। ठीक है, मैं जो भी उससे संबंधित है वो लिखेंगे, मैं नियुक्ति पाना चाहता हूँ, सब चीज़, पेंशन के लिए, नियुक्ति के लिए, सब लाभ प्राप्त करने के लिए जो है ये आवेदन उस संबंधित निरीक्षक को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र लिखेंगे। उस आवेदन पत्र पर एक समिति विचार करेगी जिसके सदस्य होंगे, कौन कौन सदस्य होंगे? जिला विद्यालय निरीक्षक, ठीक है, और उस कार्यालय के लेखाधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी। बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे, समिति के सदस्य होंगे, उस समिति के सदस्य होंगे। समिति के अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक उस समिति के अध्यक्ष होंगे। नियम 106 में कहा गया है कि मृत कर्मचारी के कुटुंब के सदस्य की नियुक्ति उस शैक्षिक अर्हताओं के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में या किसी शिक्षणेतर पद पर यथासंभव उसी संस्था में की जाएगी, किंतु ऐसी संस्था में
प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में किसी अध्यापक या शिक्षणेतर संवर्ग में कोई रिक्त उपलब्ध न होने पर दूसरी संस्था में की जाएगी। वह मृतक कर्मचारी जिस भी विद्यालय में संस्था में कार्यरत थे, सर्वप्रथम आश्रित को नियुक्ति की वरीयता उसी विद्यालय या संस्था में दी जाएगी। यदि वहाँ पे नियुक्ति की संभावना कम है तो किसी दूसरे संस्था में या दूसरी जगह पे स्थित संस्थान या विद्यालय में नियुक्ति दी जाएगी। इसी नियम में यह स्पष्ट कर दिया है कि मृत कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति हो तो यदि पद रिक्त ना हो तो किसी अधिसंख्य पद के विरुद्ध तुरंत नियुक्ति की जाएगी। यानी यदि रिक्तियां नहीं हैं तब भी उस स्थिति में भी उस आश्रित को नियुक्ति दी ही जाएगी। ये बहाना नहीं बनाया जा सकता कि यहाँ पे स्थान खाली नहीं है। ये जो अधिसंख्य पद मतलब जो अधिकतम पद है, यानी वहाँ पे जगह खाली नहीं, अधिकतम नियुक्ति हो चुकी है, उसके बाद भी उसमें उस आश्रित को नियुक्ति दी जाएगी। उसे उस अधिसंख्य पद पर तब तक रखा जाएगा जब तक कोई रिक्ति उस संस्था में ना हो जाए। यानी फिर भविष्य में जब रिक्ति हो रही है तो उसी रिक्ति पे इस आश्रित को समायोजित कर दिया जाएगा, उसको उस स्थान में सेट कर दिया जाएगा रिक्ति के स्थान पर। ठीक है, यानी कि किसी भी तरह का बहाना नहीं चल सकता कि यहाँ पे जो है वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे कोई खाली पद नहीं है, इसलिए आपको इस विद्यालय में नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। ये संशोधन किया गया है। इस अधिसंख्य पद पर कार्य करने की तिथि से ही वेतन निर्धारण और पेंशनरी लाभ हेतु अर्ह सेवा अवधि की गणना की जाएगी। यानी उस जोशी ज्वाइन करने की तिथि से ही सारी सुविधाएं उस व्यक्ति को, उस आश्रित व्यक्ति को या महिला को मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। कि निरीक्षक द्वारा चयन किए जाने पर संस्था का प्रधान 1 मास के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करेगा और निरीक्षक को सूचित करेगा। ठीक ना, तो उस विद्यालय के, उस संस्था के जो हेड रहेंगे वो नियुक्ति पत्र 1 महीने के भीतर जारी करेंगे। यानी इसमें देखिए नियम जो है, अगर नियमानुसार कार्रवाई हो रही है, यदि आप नियम की जानकारी रखते हैं तो इसको जो है किसी भी अधिकारी के समक्ष आप क्लियर कट तरीके से बात कर सकते हैं। अपने प्रत्यावेदन को आप समय से या बिल्कुल आत्मविश्वास से अपने आवेदन को कहीं भी रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक ना, इसलिए जानकारी जरूर रखिए। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मृतक आश्रित नौकरी के लिए कौन वरीयता क्रम में रखा जाता है? यानी किसको वरीयता पहले दी जाती है या किसको इस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक ना, तो इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है, तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मृतक आश्रितों की नियुक्ति, ठीक है, मृतक आश्रितों की नियुक्ति, इसका तो थोड़ा सा उत्तर पहले वाले प्रश्न में भी मिल गया है, मैंने बताया है। ठीक ना, और आगे की जो बातें हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों या विशिष्ट पदों से पद सृजन करते हुए मृतक आश्रितों की नियुक्ति की जा सकती है। सीधी भर्ती अगर आ रही है तो उसमें से आश्रितों के लिए पद आरक्षित कर लिए जाएंगे या आश्रितों के लिए विशेष रूप से पद का सृजन किया जाएगा, पद का निर्माण किया जाएगा, वैकेंसी जारी की जाएगी। यदि पद रिक्त नहीं है तो भी मृतक आश्रित नया पद सृजित समझा जाएगा। यदि रिक्ति नहीं है उस स्थिति में भी, ये शिक्षा विभाग की बात है, तो इससे संबंधित जिन लोगों ने प्रश्न पूछा है तो वो विशेष रूप से इन बातों को ध्यान में रखें और अपनी जो भी उनकी समस्याएं हैं उस पर ध्यान देते हुए उसका निराकरण करवाएं। ठीक है, संबंधित ऑफिस से जाके, अधिकारी से जाकर के सामने प्रस्तुत, अधिकारी के सामने प्रस्तुत होकर। देखिए, यदि पद रिक्त नहीं है तो मृतक आश्रित नया पद समझा जाएगा। अगर मृतक आश्रित है तो वो एक नया पद समझा जाएगा, ऐसा नहीं है कि रिक्ति नहीं है, कोई बहाना नहीं। और भविष्य में होने वाली रिक्तियों में से उनका समायोजन कर लिया जाएगा। जब भविष्य में कोई वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी में इस पद को समायोजित कर लिया जाएगा, उस पद को अपना घटा बढ़ा लिया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं में मृतक आश्रित की नियुक्ति की व्यवस्था 1 जनवरी 1981 से प्रभावी मानी गई है। यानी ये व्यवस्था 1 जनवरी 1981 से ही प्रभावी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 30 जुलाई 1992 की एक अधिसूचना द्वारा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अध्याय 3 में दिए गए विनियमों में नए नियम 101 से 107 तक जोड़ दिए हैं। ठीक है, जिसको शासनादेश दिनांक 2 फरवरी 1995 तथा ये जो 9 अगस्त 2001 में भी कुछ संशोधन किया गया है। वो नियम क्या है, उन नियमों के बारे में आइए हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, इन नियमों के अनुसार शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी की मृत्यु की 30 से 7 दिन के भीतर नियुक्त प्राधिकारी को सूचना दी जाएगी। पद मृतक आश्रित की नियुक्ति शिक्षक या शिक्षणेतर पद पर की जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इन विनियमों की व्यवस्था की थी। मृतक आश्रितों की नियुक्ति केवल चतुर्थ श्रेणी पर ही की जाएगी। ठीक ना, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे उनका मानना था कि उनके अनुसार ये था कि जो ये
मृतक आश्रित होंगे, इनकी नियुक्ति केवल चतुर्थ श्रेणी यानी प्यून पे की जाएगी, चपरासी पद पे की जाएगी। ठीक है, ये लगभग हर विभाग की विडंबना है कि कोई भी विभाग किसी भी आश्रित को सबसे न्यूनतम लाभ देना चाहता है, कम से कम लाभ देना चाहता है। विभाग में सिस्टम में जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि इनको फोकट में नौकरी मिल रही है, वो ये नहीं समझते कि किसी का पद चला गया है, किसी का बेटा चला गया है, किसी के सिर से उसके पिता का बाप का साया उठ गया है। ये सब सारी समस्याएं, सारी भावनाएं कोई इमोशन नहीं समझ पाता है। ठीक है, उसे लगता है कि इसे नौकरी बहुत आसानी से मिल जा रही है, लेकिन जो व्यक्तिगत नुकसान किसी का हुआ रहता है वो वही समझ पाता है, उसी के जिसके ऊपर गुजरती है वही समझ पाता है। ठीक है, तो ये अधिकारियों ने यही सिस्टम बनाया था कि केवल जो मृतक आश्रितों को चपरासी ही बनाया जाए, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, इस व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और कहा यदि मृतक आश्रित अर्हताधारी है, यदि मृतक आश्रित के पास योग्यता है तो उसे लिपिकीय क्लर्क प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी जिसके बाद यदि कोई टेट पास है, उसके पास बीएड बीटीसी योग्यता है, वो पीएचडी की धारण किया है, पीएचडी की उपाधि धारण किया हुआ है, ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि धारण किया हुआ है, तो उसके अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार जो है उसकी योग्यता के साथ न्याय करते हुए नियुक्ति दी जाए। ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा आदेश दिया गया। अब आगे देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने अनेक रिट याचिकाओं में संदर्भ में निर्णय दिया है कि मृतक आश्रित की योग्यता के अनुसार उसे चतुर्थ श्रेणी में या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में नियुक्ति दी जाए। ठीक, यानी जो है ये मृतक आश्रित भर्ती के लिए भर्ती के विनियमों में या व्यवहारिक दृष्टि से माननीय न्यायालय का, हाई कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि न्यायालय ना हो तो विभाग के अधिकारी आपका कम से कम भला करें। ठीक ना, तो ऐसे में यदि किसी के साथ समस्या आती है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में वो किसी जो है विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में रिट याचिका कर सकता है। देखिए यहाँ पे बात आई है ना रिट याचिका के संदर्भ में न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि मृतक आश्रित की योग्यता के अनुसार उसे चतुर्थ श्रेणी में या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में नियुक्ति दी जाए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाइयों बहनों आपसे कि यदि आपके साथ न्याय आपको नहीं मिल रहा है विभाग के द्वारा, तो आप जो है न्यायालय की शरण में जाइए, आपको जरूर जो है न्याय मिलेगा। और जहाँ तक प्रयास करिए कि आपका जो भी हाई कोर्ट हो वहाँ पर आप जाइए, चाहे आप राजस्थान के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे बिहार के हों, या यूपी के हों, या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कहीं के भी हों। ठीक है, यदि आपका विभाग आपकी बातें नहीं सुन रहा है, आपको मिलने वाले लाभों से वंचित कर रहा है, आपके समय का, पैसे का नुकसान हो रहा है, तो इस स्थिति में आप शीघ्र जो है माननीय न्यायालय की शरण में जाइए। आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर ही आपको न्याय मिल जाएगा, क्योंकि इस रिट याचिका के संबंध में अलग से न्यायालय होता है, उसमें कार्रवाई बहुत ही तेज गति से होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने तीसरा प्रश्न लिया है कि इनमें लगभग इस प्रश्न को कम से कम 25-30 लोगों से अधिक लोगों ने, जितना कि मुझे याद है, लोगों ने पूछा है लगातार। जब से मैंने वीडियो मृतक आश्रित का डाला है तब से जो है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सर कृपया बताइए कि मृतक आश्रितों को मृतक आश्रित कोटे से मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या हैं। ठीक है, मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या हैं, तो आइए मैं आपको इन सुविधाओं के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में विस्तार से बताता हूं, ताकि आपको जानकारी रहे और आप अपनी बात को किसी अधिकारी के समक्ष या किसी ऑफिस में अपनी बात को आप बिल्कुल आत्मविश्वास से रख सकें। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये तथ्यात्मक बातें हैं, ये किसी भी तरह से मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। जो नियमावली हैं उन सब नियमावली के माध्यम से, और जो भी हमारे जो है मित्रगण नौकरीशुदा हैं उनसे राय मशवरे लेकर के ही मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। ये मेरी जानकारी किसी भी तरह से मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये जो नियमावली में बताई गई है उस नियमावली के अनुसार मैं आपको साझा कर रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का जवाब हम देखते हैं। देखिए, मृतक आश्रितों को अनुमन्य विभिन्न लाभ। मृतक आश्रितों को अनुमन्य यानी जिसकी अनुमति है कि क्या क्या लाभ मृतक आश्रितों को मिलेंगे, उसके संबंध में देखिए क्या अधिसूचना है, क्या नियम है। आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं। सेवा काल में जब किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है उस समय उसके आश्रितों को आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उनमें 3 प्रकार की सुविधाएं प्रमुख हैं। जैसे यदि किसी, कहने का तात्पर्य सिंपल सा है, साधारण है कि किसी कर्मचारी की यदि नौकरी करते समय यदि मृत्यु हो जा रही है, दुर्घटनावश हो जा रही है, ठीक है, किसी भी तरह से स्वाभाविक हो या दुर्घटनावश मृत्यु हो, उसमें क्या है, मिलने वाले लाभ मुख्य क्या है। पहला है पारिवारिक पेंशन, दूसरा मृत्यु पर आनुतोषिक, तीसरा है मृत कर्मचारी के आश्रित को सेवा में लिया जाना, यानी उसकी आर्थिक रूप से। देखिए, जब किसी कमाने वाले का साया जो है किसी परिवार से उठ जाता है, उस स्थिति में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आर्थिक समस्या ही होती है। ठीक, तो उसमें उस स्थिति में जो है सहयोग के लिए, आश्रित के सहयोग करने के लिए व्यवस्था जो बनाई गई है उसको देखिए।
देखिए क्या है, इस संदर्भ में कर्मचारी को अपने सेवा काल में सतर्क रहना चाहिए। वह वांछित प्रपत्र कार्यालय में उपलब्ध कराकर सुनिश्चित कर ले कि यदि उसकी मृत्यु सेवा काल में हो गई है तो उसके आश्रितों को बहुत अधिक दौड़ धूप ना करना पड़े। इस संदर्भ में निम्नलिखित नियमों की जानकारी होना उसके लिए और उसके आश्रितों के लिए आवश्यक है। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि कोई आप नौकरी कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, आप विद्यालय में शिक्षक हैं या किसी पद पे हैं, तो उस आपको ये जानकारी ये होना चाहिए कि आप अपने आश्रितों की डिटेल, अपने जो आपका चाहे CR हो, ठीक ना, और या जहाँ पे भी लेखा जोखा आपके नौकरी का रखा जाता है वहाँ पे अपने आश्रितों का बिल्कुल डिटेलिंग आप बिल्कुल नोट करवा के रखिए, क्योंकि ये समस्या है, ये प्राकृतिक समस्या है। किसी की मृत्यु हो जाना, असामयिक मृत्यु हो जाना, ठीक है, या स्वाभाविक मृत्यु हो जाना, ये कोई निश्चित समय नहीं कि कब दुर्घटना किसके ऊपर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यही नियम, इस नियम में ये कहा जा रहा है कि आप जो भी नौकरी कर रहे हैं वो अपने आश्रितों का, अपने पति, अपने माता पिता या अपने पुत्र पुत्री, बहन भाई की डिटेल जो है संबंधित कार्यालय में, ठीक है, या संबंधित मुख्यालय में, विभाग के मुख्यालय में बिल्कुल दर्ज करवा के रखें, ताकि आपके न रहने पे या किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसा मैं दुआ करता हूँ, ठीक ना। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि दुर्घटना हो जाती है तो आप ये नोट करवाए रहेंगे अपने आश्रितों का नाम, तो उनको कम से कम समस्या सामने उनके आएगी, ठीक ना। आगे देखिए, जैसे बैंक में होता है नॉमिनी डलवाया जाता है। यदि किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जा रही है तो यदि नॉमिनी में उन्होंने अपने पति का, पत्नी का, माता पिता में से किसी का या बच्चों में से किसी का नॉमिनी में नाम डलवाया, तो वो बैंक सहर्ष जो है कुछ जो छोटी तार्किक कार्रवाई के बाद आर्थिक मदद उस संबंधित आश्रित को दे देता है। यदि नॉमिनी नहीं नियुक्त है तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है इसमें। यदि अध्यापक लाभत्रयी योजना इनमें से शासित रहा है और उसकी मृत्यु सेवा काल में हो जाती है तो उसके आश्रित को अध्यापक द्वारा पिछले वेतन के 6 गुने के बराबर, यानी जो उसने अंतिम वेतन प्राप्त किया है उसके 6 गुना के बराबर अनुशोषित, ठीक है, यानी उसको आर्थिक योगदान दिया जाता है। यानी यदि कोई शिक्षक 60,000 रुपये हर महीने पा रहा है तो उस कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उस शिक्षक की मृत्यु के बाद उस अंतिम वेतन का 6 गुना यानी 3,60,000, यानी 3,60,000 रुपये उस जो आश्रित रहेगा उसको तुरंत उसे आर्थिक लाभ दिया जाएगा। आगे क्या है, आगे लाभ के कौन सा मिल रहा है इसमें, किंतु प्रतिबंध यह है, किंतु इसमें प्रतिबंध है, TNC नियम और शर्तें इसमें यह हैं कि उसने मृत्यु के पूर्व कम से कम 3 वर्ष तक लगातार सेवा की हो। यानी वो 3 वर्ष के अंदर, अपनी मृत्यु के 3 वर्ष के अंदर वो कभी जो है किसी तरह से पनिशमेंट उसको ना मिला रहा हो या मिसकंडक्ट ना मिला रहा हो, ठीक ना, या मतलब वो छवि अच्छी हो, इस स्थिति बस होनी चाहिए, ठीक ना। निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाए, आवेदन तो करना ही पड़ेगा। डिग्री कॉलेज के अध्यापकों के संबंध में शिक्षा निदेशक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के संबंध में मंडलीय उप शिक्षा निदेशक तथा जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी विद्यालय के अध्यापकों के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक अनुतोषिक स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। इसके लिए अध्यापक अनुतोषिक निधि की अलग से स्थापना की गई है और उसी से यह धनराशि दी जाएगी, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी कर्मचारी की, किसी भी शिक्षक की या कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके द्वारा मिले हुए अंतिम वेतन के 6 गुने के बराबर आर्थिक जो सहायता मिल रही है, सहायता निधि मिल रही है, उसकी अलग से उसको वह लाभ देने के अलग से व्यवस्था बनाई गई है, पैरेलल, ठीक ना। तो इसकी आप जानकारी रखें। उसमें दूसरा बिंदु देखिए क्या है, दूसरा लाभ देखिए बताना चाह रहा हूँ मैं। पारिवारिक पेंशन पाने के लिए नामांकन पत्र बहुत जरूरी है। नामांकन पत्र यानी आवेदन करना पड़ेगा। कर्मचारी अपनी सेवा काल में नामांकन अवश्य भर दे। नामांकन वही जो शुरुआत में मैंने बताया कि आश्रितों की डिटेल कौन कौन है, सबका डिटेल भरना रहेगा। नामांकन पत्र के अभाव में 5,000 रुपये से कम धनराशि के दावे के लिए राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का तथा इससे अधिक धनराशि के लिए जिला सिविल जज का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र वांछित है यानी आवश्यक है, ठीक ना। तो ये सब जागरूकता जो आप नौकरी कर रहे हैं या जो आश्रित हैं, ये सब जानकारी होना उनको जरूरी है, आप जरूर इसकी जानकारी रखें। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी ना होने के अभाव में, जागरूकता के अभाव में जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा देखिए क्या है, उत्तराधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि वह किसी प्रकार से कोई अन्य सोर्स से किसी प्रकार की कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है। इस लाइन का कहने का मतलब यह है कि कहीं पे पोस्टिंग और नहीं है, कहीं और से नौकरी ना कर रहे हों, अस्थायी नियुक्ति कहीं और पे आश्रित की नहीं होनी चाहिए, तभी उसको लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, जो आश्रित है कहीं नौकरी अस्थायी कर रहा है, तो इस स्थिति में उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसे
ये सब आर्थिक लाभ नहीं मिलेंगे। और देखिए, मृत कर्मचारी के आश्रित को सेवा में लिए जाने के लिए दिनांक 23 सितंबर 1981 को शासनादेश जारी किया गया था, जो 1/1/1981 से यानी 1 जनवरी 1981 से प्रभावी है। यानी ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा काल में अथवा 1 जनवरी 1981 के उपरांत मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को सेवा में लिया जाएगा। तो मित्रों, और इसके आगे देखते हैं क्या लाभ हैं। इसके आगे लाभ है, मृतक आश्रित को विद्यालय की शिक्षेतर यानी शिक्षा से अलग जो और पद होते हैं, क्लर्क के या चपरासी के तृतीय श्रेणी के यानी ग श्रेणी के, और घ श्रेणी के यानी चतुर्थ चपरासी श्रेणी में या शिक्षक पद पर ही सेवा में लिया जाएगा, किसी और पद में नहीं लिया जाएगा। आश्रित की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 7वां बिंदु है, सेवा में नियोजित किए जाने हेतु आश्रित के रूप में मृत कर्मचारी की पत्नी, उसका पति, उसका पुत्र या उसकी अविवाहित पुत्रों या विधवा पुत्री के तथा अविवाहित मृतक के संबंध में अविवाहित भाई, अविवाहित बहन तथा विधवा माता मान्य होंगे। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखें। आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्या है, 8वां बिंदु है, शिक्षक या शिक्षेतर कर्मचारी के आश्रित को सेवा नियोजित करना नियमानुकूल होगा यदि कर्मचारी की सेवाएं अस्थायी नियमित हों और उसकी मृत्यु क्या है, सेवा काल में हुई है। यानी यदि कोई नौकरी करते हुए मृत हो जाता है तो उसमें जो है उसके आश्रितों को बिल्कुल नियमानुसार आसानी से नियुक्ति मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। यदि वो मिसकंडक्ट में या गैर हाजिरी में मृत्यु को प्राप्त कर रहा है तो ऐसे में समस्याएं होंगी। ठीक है। 9वां है, यथासंभव आश्रित की नियुक्ति उसी विद्यालय में शिक्षक शिक्षेतर पद पर होंगी। नियुक्ति उसी विहित अर्हता रखने वाला व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, अर्थात यदि वह लिपिक पद पर अर्ह है तो लिपिक पद पर, और यदि वह चतुश्रेणी के किसी पद के लिए अर्ह है तो चतुश्रेणी में उसकी नियुक्ति होगी। यदि प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के लिए पद के लिए अर्ह है तो उसकी नियुक्ति उस पद पर होगी। यानी 9वें में एक बताया गया है, ये शासनादेश है कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षक के पद के लिए अनुकूल है, इसकी योग्यता, तो उसे शिक्षक ही बनाया जाएगा। यदि वो चपरासी बनने के योग्य तो उसे चपरासी बनाया जाएगा तृतीय श्रेणी का, चतुर्थ श्रेणी का। यदि वो क्लर्क बनने योग्य है, ठीक है, तो उसे क्लर्क, उसकी योग्यता के अनुसार उसे क्लर्क बनाया जाएगा। 10वां है, पारिवारिक पेंशन तथा मृतक के आश्रित के रूप में सेवा योजन नियोजन दोनों लाभ आश्रित को मिल सकते हैं। यानी कोई यदि व्यक्ति मर रहा है या किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो उसकी पत्नी को पेंशन, उसके पुत्र या पुत्री को या उसके अविवाहित जैसे, मतलब ये इस 10वें जो है बिंदु का कहने का मतलब ये है कि पेंशन और नौकरी दोनों मिलेंगी। ठीक है। जो आंशोषिक निधि है अंतिम वेतन के 6 गुने की वो भी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी और नौकरी भी दी जाएगी। इसमें किसी तरह से भेदभाव नहीं किया जा सकता। 11वां बिंदु है, कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र तो हर हाल में अनिवार्य होता है। बहुत सारे प्रमाण पत्रों की ज़रूरत होती है, जिसका मैंने जो है विस्तृत विवरण अब इसके पहले के मृतक आश्रित वाले वीडियो में हमने दिया है। ठीक है। तो आप लोगों से अपेक्षा है या मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको जानकारी दी ये आपके लिए लाभकारी होगी। ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपके लिए, ये प्रयास सदा जारी रहेगा। आज 15 अगस्त का दिन है और आप सभी को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप अपना समय और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य के प्रति लगाएंगे। यदि आप लक्ष्य के प्रति आप उदार हैं, उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। और इन्हीं सब दो के साथ मैं आज जो है इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।